हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकार किसे कहते हैं तथा सरकार की कौन कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। साथ ही सरकार के कितने प्रकार हैं, इन सभी टॉपिक पर विस्तृत चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपको समझ में आए। जितने भी बच्चे समाजशास्त्र के हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है। साथ ही जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली बनाई भी गई है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सरकार कहते किसे हैं। तो सामान्यतः हम सभी साधारण बोलचाल की भाषा में राज्य और सरकार को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। सामान्यतः देखिए, लोग कहते हैं कि ये बसें राज्य की हैं, ये बसें सरकार की हैं, ये राज्य कर्मचारी हैं, ये सरकार के कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। सरकार अलग चीज़ है, राज्य अलग चीज़ है। सरकार संस्था है, राज्य समिति है। सरकार राज्य के अधीन है, राज्य ही सरकार का निर्माण करती है। अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य सरकार का निर्माण करती है। इसलिए समाजशास्त्रियों के द्वारा राज्य को समिति और सरकार को संस्था कहा गया है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। बीयर स्ट्रीट के अनुसार पहली डिफिनीशन है हमारी, सरकार वह समिति है जिसके माध्यम से राजनैतिक रूप से संगठित समाज कार्य करता है। बीयर स्ट्रीट महोदय का मानना है कि सरकार एक समिति है जिसके माध्यम से राजनैतिक रूप से संगठित समाज कार्य करता है। सेकंड डिफिनीशन है किंग्सले डेविस के अनुसार, सरकार एक समूह के नाम पर कार्य करती है। यानी जो सरकार है वो एक समूह के नाम पर, यानी वो समूह राज्य है उसी के नाम पर सरकार कार्य करती है। अपनी एक या एकाधिक शक्ति का प्रयोग करती है, यानी जो सरकार है उसके पास एक या एक से अधिक जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग वो निश्चित भूभाग पर शासन करती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रयोग करती है और उसमें संप्रभुता का गुण होता है, ऐसा किंग्सले डेविस मानते हैं। आगबर्न और निमकॉब के अनुसार सरकार से तात्पर्य ऐसे संगठन से है जो पूरे समूह के लिए व्यवस्था बनाए रखता है। यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा संगठन जिससे पूरे समूह की व्यवस्था बनी रहती है, उसे सरकार कहते हैं। तो अगर हम पूरी परिभाषा को ध्यान से देखें तो एक बात क्लियर है कि सरकार राज्य का यंत्र है और उसका एक प्रतीक है। सरकार एक ऐसी संस्था है जो राज्य की ओर से कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है और जो लोग उसका पालन नहीं करते हैं उनको दंड देती है या दंड की व्यवस्था करती है। आगे है सरकार के प्रकार। तो सामान्यतः सरकार के 6 प्रकार हैं। सबसे पहला है राजतंत्र। राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, जिसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है और कई परिस्थितियों में देखा गया है कि ये जो व्यक्ति होता है ये वंशानुगत भी होता है। यानी अगर उसका पिता राजा है तो उसने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र को राजा बना दिया और राजतंत्र उसके हाथ में आ गया। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो भारत में प्राचीन समय में राजाओं का जो राज्य होता था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी प्राचीन काल में भारत में राजतंत्र प्रणाली पाई जाती थी। दूसरा है अधिनायक तंत्र। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, यानी इसमें भी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है
लेकिन कभी कभी सैनिक शक्ति के सहारे शासक राजा बन जाता है, यानी उसके पास उसके हाथ में सैनिक शक्ति आ जाती है और खुद वो शासन करने लगता है। इस प्रकार के शासन को अत्याचार का शासन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता की बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती है, यानी जनता से कोई मतलब नहीं होता है। एक अत्याचारी शासन के रूप में इसको देखा जाता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। इस प्रकार की शासन प्रणाली में राज सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, यानी जनता के एक छोटे से भाग में शासन की सत्ता होती है। और ये जो लोग होते हैं उनके पास बुद्धि, जन्म, धन, धर्म सैनिक दृष्टि से सर्वोपरि होते हैं, यानी समाज में दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा इनके पास ये चीज़ें अधिक होती हैं, तो ये लोग शासन करते हैं समाज पर। चौथा है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। अब्राहम लिंकन की बहुत ही फेमस परिभाषा है, उनकी डेफिनेशन है। उनके द्वारा कहा गया कि प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है। अगर इस वाक्य को हम ध्यान से देखें तो शासन की शक्ति संपूर्ण समाज के लोगों के हाथ में होती है, यानी सत्ता जनता के हाथ में होती है। अगर हम देखें तो प्रजातंत्र दो रूप में है, दो स्वरूप पाए जाते हैं समाज में इसके। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जब जनता प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक मामलों में भाग लेती है, नीति का निर्धारण करती है, कानून बनाती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्राचीन यूनान में इस प्रकार का शासन था, और अगर प्रेजेंट टाइम में देखें इस समय, तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे ही शासन कार्य करते हैं, यानी जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को चुन लेती है और उनके हाथ में सत्ता होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत, अमेरिका और इंग्लैंड है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण भारत, अमेरिका और इंग्लैंड। ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रकार के शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने पदों पर तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें व्यवस्थापिका यानी कि संसद का विश्वास प्राप्त होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत है। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रचलित है। अगला है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इस प्रकार की शासन प्रणाली में कार्यपालिका वैधानिक रूप से व्यवस्थापिका से अलग होती है। न तो वह उससे ली जाती है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का अध्यक्ष संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। इसका उदाहरण, यदि हम उदाहरण की बात करें तो अमेरिका इस प्रकार के शासन का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वर्तमान समय में। आगे है सरकार के अंग और उसके कार्य। तो सरकार के 3 भाग हैं, 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसके कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य है वैधानिक या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना, और उन्हीं कानूनों के अनुसार कार्यपालिका शासन करती है।
और न्यायपालिका न्याय करती है। तो सबसे पहला कार्य जो है व्यवस्थापिका का कानून का निर्माण करना, ठीक है, और दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ठीक है, और न्याय संबंधी कार्य का देखरेख करना। कार्यपालिका का जो कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया, यानी व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया गया, उसको समाज पर प्रभावशाली ढंग से लागू करना, ये कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे देश की रक्षा करना, सभी की नियुक्ति करना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, कर्तव्य निर्धारण करना, किसके क्या अधिकार हैं, किसको क्या दंड देना है, किसको क्षमा करना है, ये आदि ऐसे कार्य हैं जो कार्यपालिका द्वारा संपादित किए जाते हैं। अगला है न्यायपालिका संबंधी कार्य। तो सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है न्याय की व्यवस्था करना। पहले ने क्या किया, कानून बना दिया, दूसरे ने कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू कर दिया। लेकिन न्याय की बात कौन करेगा, तो न्याय की बात न्यायपालिका करती है, न्याय प्रदान करती है सबको। इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, न्यायालयों की स्थापना की जाती है। न्यायपालिका सरकार के कानूनों की व्याख्या भी करती है और जो भी व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता है उसे दंडित भी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार के 3 कार्य हैं, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका संबंधी कार्य प्रभावशाली ढंग से कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका संबंधी कार्य यानी न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।